चलिए जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट हमारे पास जो है दैट इज फेक इनवॉइसिंग। फेक इनवॉइसिंग को लेकर के सीबीआईसी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस इशू की गई है थ्रू अ सर्कुलर, एंड दोज क्लैरिफिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने एग्जामिनेशन में डेफिनेटली उनको जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्रॉड आइडिया पहले आपको देता हूं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले। तो बेटा फेक इनवॉइसिंग जीएसटी में हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब जीएसटी में कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई किसी को नहीं करता, बिना कोई सप्लाई किए हुए वो सिंपली इनवॉइस रेस करके सामने वाले को दे देता है। तो ऐसे इनवॉइस को हम बोलते हैं फेक इनवॉइस, जो कि सिंपली रेस किए जाते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पासिंग फेक आईटीसी। ठीक है जी। जेन्युइन इनवॉइस तो वो होगा जो सप्लाई की वजह से काटा जाए। अब आपने सप्लाई करी नहीं बट फिर भी आपने इनवॉइस काटा है, तो वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से काटा हुआ होता है कि सामने वाले को आप फेक आईटीसी जो है वो पास ऑन करते हैं। तो ये बहुत गंदा काम है, और अगर आप ऐसा काम करते हैं तो जीएसटी में इस बात को लेकर के आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 122 में। आप इस बात को जानते हैं, ठीक है। अच्छा, आप जो फेक आईटीसी पास ऑन करते हो आप तो गलत हो ही, सामने वाला व्यक्ति वो उस इनवॉइस के बेस पर अगर आईटीसी अवेल करता है तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो इस फेक आईटीसी को यूज करके गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा देता है इसको यूटिलाइज करके। कैसे? सप्लाई उसने कुछ ली नहीं, सिर्फ इनवॉइस के बेस पर वो आईटीसी ले लेता है फेक, और उसको अपनी जेन्युइन लायबिलिटी में सेट ऑफ करके गवर्नमेंट को कैश पेमेंट में डेंट मार देता है, या फिर वो इस फेक आईटीसी का गवर्नमेंट से रिफंड ही क्लेम कर लेता है। तो दोनों में से वो कुछ भी कर रहा है, वो गवर्नमेंट को जो है वो चोट पहुंचा रहा है। तो जो आईटीसी गलत पास ऑन कर रहा है फेक, उस पर भी पेनल्टी के प्रावधान है सेक्शन 122 में, और जो ऐसे इनवॉइस के बेस पर आईटीसी ले रहा है फेक, उस पर भी पेनल्टी के प्रावधान है सेक्शन 122 में। अच्छा, लेकिन अब होता क्या है बेटा, जब फेक इनवॉइसिंग का केस आता है तो जीएसटी ऑफिसर उस केस को हैंडल कैसे कर रहे थे, उसमें थोड़ी जो थी वो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इन द सेंस कि कुछ जीएसटी ऑफिसर क्या करते थे, उनके सामने फेक इनवॉइसिंग का केस आता था तो वो पेनल्टी प्रोविजन इन्वोक कर देते थे, बट कुछ जीएसटी ऑफिसर जो थे वो टैक्स प्रोसीडिंग सेक्शन 73, 74 की इन्वोक कर देते थे। और क्लैरिटी नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि एग्जैक्ट एक्शन होना क्या चाहिए, पेनल्टी प्रोविजन इन्वोक किए जाने चाहिए या फिर टैक्स प्रोसीडिंग्स के एक्शन होने चाहिए। तो अब उस बात की क्लैरिफिकेशन जो है वो इस सर्कुलर के थ्रू दी गई है ताकि यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शन ऑफ द ऑफिसर्स हो जाए। ब्रॉडली आपको आइडिया समझ आया, और बहुत ही वेल ड्राफ्टेड सर्कुलर है। जो प्रैक्टिकल सिचुएशन उन्होंने देखी, उन प्रैक्टिकल सिचुएशन को उन्होंने इलस्ट्रेशन बेस्ड जो है यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, ताकि ऑफिसर्स को बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि किस तरीके से उन्होंने किस सिचुएशन में कौन सा एक्शन जो है वो इनिशिएट करना है। 3 सिचुएशंस उन्होंने ली है, उन्हीं का मैंने यहां आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब पहली सिचुएशन में उन्होंने कहा मिस्टर ए एज अ रजिस्टर्ड पर्सन फेक इनवॉइस इशू करता है, सप्लाई कुछ नहीं कर रहा, सिंपली टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू कर देता है। लेट्स सपोज उसने इनवॉइस काटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 करोड़, सीजीएसटी 9%, 90 लाख रुपीस, एसजीएसटी 9%, 90 लाख रुपीस। सप्लाई कुछ नहीं करी, 1 रुपए की नहीं करी, उसने सिंपली इतनी बड़ी वैल्यू का इनवॉइस जो था वो सामने वाले पर्सन को दे दिया विद द ऑब्जेक्टिव कि सामने वाला पर्सन इस इनवॉइस के बेस पर अपना आईटीसी ले ले, और इस इनवॉइस इशू करने के उसने जो भी उससे कैश वैश में कंसिडरेशन लेना था वो ले लिया। अच्छा, अब लेकिन मिस्टर बी जो इस फेक इनवॉइस के बेस पर आईटीसी लेगा, उसको ये पता है उसको आईटीसी सिर्फ तभी मिलेगा जब उसके 2B में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करने के लिए मिस्टर ए क्या करते हैं, वो अपना जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर देते हैं, उसमें इन इनवॉइस को, फेक इनवॉइस को डिक्लेयर कर देते हैं, और सामने वाले के 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, सामने वाला जो है वो अकॉर्डिंगली आईटीसी अवेल कर लेता है। ठीक है, ये पूरी प्रॉपर वेल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये काम कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं बेटा, सही आदमी को एक बार लॉ का ना पता हो, लेकिन जो गलत काम करता है उसे बिल्कुल पता होता है कि किस तरीके से अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है कि सामने वाले को इफेक्टिवली आईटीसी पहुंच जाए। तो इन्होंने इनवॉइसेस इशू कर दिए, 2B में भी रिफ्लेक्ट करवा दिया, और सामने वाले ने उस आईटीसी को अवेल कर लिया, गलत काम हो गया। ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 का फोकस चलेगा मिस्टर ए के ऊपर जिसने ये गलत काम किया, तो सारा फोकस मैं मिस्टर ए के ऊपर ला रहा हूं, बी के बारे में हम बाद में बात करेंगे।
अब जिस आदमी ने ये काम किया, इस तरीके से आईटीसी पास ऑन कर दिया, अब क्वेश्चन ये आया अगर ये पकड़ा जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो इसके अगेंस्ट एक्शन क्या ले। फर्दर प्रिज्यूम कर लेते हैं बेटा, इस आदमी ने आईटीसी तो पास ऑन कर दिया बट सप्लाई एक्चुअल में कुछ नहीं करी थी, तो इसने कोई टैक्स वगैरह जो है वो पे नहीं किया। अब क्वेश्चन आया कि क्या ऑफिसर इसको जो है 73-74 में टैक्स रिकवरी का जो है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। 73-74 आप जानते हैं, 73 एंड 74 दोनों ही कब लगाई जाती है, जब किसी पर्सन के एंड पर टैक्स नॉट पेड या फिर टैक्स शॉर्ट पेड वाली सिचुएशन होती है। 73 तब लगाते हैं जब वो बोनाफाइड रीजन की वजह से टैक्स नॉट पेड शॉर्ट होता है, और 74 तब लगाते हैं जब वो मेलाफाइड रीजन की वजह से टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड होता है। ठीक है जी। अब सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन ये कहती है कि ये जो मिस्टर एक्स है, जब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि इसने फेक इनवॉइस इशू किया है, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ये कह रहा है इसने सप्लाई कोई भी नहीं करी है, सिर्फ इनवॉइस इशू किया है। और क्योंकि इसने कोई सप्लाई की ही नहीं है तो फिर इसकी कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती ही नहीं है। क्योंकि इसने कोई सप्लाई की ही नहीं है तो इसकी कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती भी नहीं है। जीएसटी की लायबिलिटी तो सिर्फ तभी बनेगी ना जब सप्लाई करोगे। तो सीबीआईसी ने बड़ी सिंपल सी क्लैरिफिकेशन दी, उसने बोला फेक इनवॉइस का मतलब नो सप्लाई, तो नो सप्लाई मतलब नो टैक्स लायबिलिटी, तो अकॉर्डिंगली इस व्यक्ति के अगेंस्ट सेक्शन 73-74 में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। टैक्स प्रोसीडिंग होगी ही नहीं, टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं, तो टैक्स प्रोसीडिंग 73-74 की इसके अगेंस्ट होगी ही नहीं। हां, यह बात जरूर है कि इसने आईटीसी पास डाउन करके गलत काम किया, तो उस गलत काम की वजह से इसके अगेंस्ट पीनल एक्शन जो होगा वो लिया जाएगा, इसके ऊपर सिंपली पेनल्टी जो होगी वो लगा दी जाएगी। ध्यान में रखिएगा, इसके अगेंस्ट 73-74 में एक्शन नहीं होगा, सिंपली इसके अगेंस्ट जो होगा वो पीनल एक्शन लगाया जाएगा। एंड सेक्शन 122(1)(2) में जो आईटीसी रॉन्गली पास डाउन करने की पेनल्टी है वो इसके अगेंस्ट लगाई जाएगी। बेटा 73 या 74 में एक्शन लेते तो फिर आप इससे टैक्स विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी मांगते। याद है आप 73-74 में टिप मांगी जाती है, टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, बट वो कह रहे हैं जी आपको यहां एक्शन नहीं लेना है, कोई इससे टैक्स नहीं मांगना है, कोई उसका इंटरेस्ट नहीं मांगना है, कोई वहां लिखी हुई पेनल्टी नहीं मांगनी है, इसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ पीनल एक्शन लेना है। और जो पेनल्टी इसके अगेंस्ट बनेगी वो सेक्शन 122(1)(2) में जो डिफाइंड है वो बनेगी। अब सेक्शन 122(1)(2) में क्या डिफाइंड है, रिकलेक्ट करा रहा हूं, इसमें डिफाइंड है पेनल्टी सीजीएसटी के एंगल से जो लगेगी वो आपकी लगेगी जी 10,000 रुपीज, और आईटीसी रॉन्गली पास्ड ऑन whichever is higher। सेक्शन 122(1)(2) के हिसाब से जो पेनल्टी बनेगी वो बनेगी 10,000 रुपीज, और आईटीसी रॉन्गली पास्ड ऑन whichever is higher। और हमारे एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो 10,000 रुपए, और आईटीसी सीजीएसटी का जो रॉन्गली पास्ड ऑन है दैट इज रुपीज 90 लाख, तो अल्टीमेटली इसके ऊपर जो होगा वो 90 लाख रुपीज की पेनल्टी जो होगी वो सेक्शन 122 में बनेगी। एंड इक्विवेलेंट पेनल्टी प्लीज ध्यान में रखिएगा, इक्विवेलेंट पेनल्टी इसकी बनेगी एसजीएसटी एक्ट में, क्योंकि एसजीएसटी का भी गलत क्रेडिट पास ऑन किया गया है, तो एसजीएसटी का सेम कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 122(1)(2) ऑफ एसजीएसटी एक्ट, उसमें सिमिलर अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो होगी वो लग जाएगी। तो कहने का मतलब 90,000 की सीजीएसटी की पेनल्टी, 90 लाख की सीजीएसटी की पेनल्टी एंड 90 लाख की एसजीएसटी की पेनल्टी इस व्यक्ति के अगेंस्ट बनेगी। ओके है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, अब 73-74 में कोई एक्शन नहीं लेना, इनकी सिर्फ पीनल लायबिलिटी बनती है जो कि मैंने यहां आपको बताई। अब ये पेनल्टी का एक्शन लिया कैसे जाएगा, तो आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, आप अगर 73 या 74 लगाते, बनता नहीं है, अगर लगाते तो 73-74 में नोटिस आता, नोटिस के जवाब में ही सारा एक्शन हो जाता। बट आप प्लीज, इंपॉर्टेंट है, आपको यह बात पता होनी चाहिए, 73-74 तो यहां लगेगा नहीं क्योंकि टैक्स का एलिमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ पेनल्टी लगाई जानी है। और पेनल्टी की लेवी को लेकर के प्लीज ध्यान में रखिएगा, पेनल्टी लगाने के लिए भी पेनल्टी प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाएगी, और वो कंडक्ट की जाएगी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 127, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 127। अब याद करने की कोशिश करो, सेक्शन 127 क्या कहता है। सेक्शन 127 में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगाई जानी है तो फिर उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो पेनल्टी ऑर्डर पास करेगा, और उस ऑर्डर को पास करने से पहले वो कंसर्न पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। कहने का मतलब ये है, ऑफिसर को ये जो पेनल्टी बन रही है 122 में, इसको लगाने के लिए
असेसी को एक नोटिस भेजेगा कि आपका ये डिफॉल्ट है फेक आईटीसी पास ऑन करने वाला, तो आपने कुछ कहना है तो आकर के आप जवाब दे दो, और फिर उसके रिप्रेजेंटेशन को सुनने के बाद वो फाइनली अपना पेनल्टी ऑर्डर जो होगा वो 127 में जो होगा वो पास ऑन कर देगा। दिस इज द वे एक्शन विल बी टेकन। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, सर 122 और 127 में क्या फर्क है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, 122 तो बताता है कि इस डिफॉल्ट की ये पेनल्टी है, इस डिफॉल्ट की ये पेनल्टी है। वो पेनल्टी प्रोसीडिंग कैसे होगी, लगाई कैसे जाएगी, उसके लिए है सेक्शन 127। और 127 में एक बड़ी बात लिखी हुई है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कभी 73, 74 में एक्शन ले रहे हो, तो 73, 74 में अगर आप नोटिस भेज के एक्शन ले रहे हो, तो फिर 73, 74 में जो पेनल्टी लगाओगे उसके लिए 73, 74 के नोटिस से ही लग जाएगी। उसके लिए आपको ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है। बट प्लीज ध्यान में रखिएगा, यहां 73, 74 है ही नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी लगानी है। उस पेनल्टी के लिए हमको 127 के हिसाब से प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। दिस इज अ क्लैरिफिकेशन टू द ऑफिसर। पहले इलस्ट्रेशन का पूरा फोकस था सिर्फ सप्लायर, फिर उन्होंने दूसरा इलस्ट्रेशन जो पकड़ा, इसमें उन्होंने बताया जी अब इसमें हम सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों की बात करेंगे। सप्लायर जिसने गलत क्रेडिट पास ऑन किया वो भी, और जिस रेसिपिएंट ने उस फेक आईटीसी को लेकर के मजे लिए वो भी। तो अब कहानी वो लेते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फेक इनवॉइस इशू किया, नो सप्लाई टैक्स इनवॉइस दिया, और सामने वाले ने आईटीसी ले लिया। अब उन्होंने बोला जी मिस्टर ए की पोजीशन तो वही चलेगी, कोई सप्लाई नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो 73, 74 में एक्शन नहीं लेना। गलती से भी 73, 74 का नोटिस नहीं भेजना, सिर्फ आईटीसी रॉन्गली पास्ड उनका एक्शन लेना है, और उसके लिए सेक्शन 122 की पेनल्टी बनती है, ऊपर जो बताई थी वही वाली, और उसको 127 की प्रोसीडिंग कंडक्ट करके आप उससे ले लेना। तो मिस्टर ए का तो सेम डिफॉल्ट है, तो इलस्ट्रेशन में सेम एक्शन होगा। 127 में नोटिस ऑर्डर पास करके उसे 122 में बताई गई पेनल्टी जो होगी वो लगा ली जाएगी। अब बात आती है ये जो रेसिपिएंट है, अब इस रेसिपिएंट ने क्या किया, फेक आईटीसी ले लिया, एंड इलस्ट्रेशन ने डिटेल दी कि ये जो रेसिपिएंट है आगे ये जेन्युइनली सप्लाई का काम करता है, और सप्लाई का काम करता है तो ये उस सप्लाई के जेन्युइन इनवॉइस काटता है, इसकी रियल टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है। अब लेकिन इसने क्या किया, वो टैक्स लायबिलिटी जो थी वो इस फेक आईटीसी से सेट ऑफ करके पे कर दी। तो गवर्नमेंट को एक्चुअल में इसके पास आईटीसी नहीं होता तो ये कैश में पे करता, बट इसने फेक आईटीसी यूज करके वो टैक्स लायबिलिटी पे कर दी। तो अब इसने गवर्नमेंट को जो था वो टैक्स प्रॉपर पे किया या नहीं किया, नहीं पे किया। तो गवर्नमेंट कहती है अब ये जो रेसिपिएंट है इसके अगेंस्ट जब एक्शन लेने की बात आएगी तो इसने आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज किया है। सप्लाई नहीं रिसीव करी थी बट आईटीसी अवेल करके यूटिलाइज कर लिया। और उन्होंने बोला कि 73, 74 दोनों में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस भेज के जो है वो एक्शन हो सकता है। तो उन्होंने बोला इस आदमी ने एक्चुअल में आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज करके गवर्नमेंट को टैक्स कंपोनेंट का नुकसान किया है। इसकी एक्चुअल लायबिलिटी थी जो इसे कैश में देनी चाहिए थी बट इसने नहीं दी, आईटीसी की वजह से वो पेमेंट नहीं हुई, तो इसने एक्चुअल में गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स कंपोनेंट का नुकसान किया है बिकॉज ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो उन्होंने बोला और क्योंकि ये मेलाफाइड भी है तो इसके अगेंस्ट जो होगा वो सेक्शन 74 में जो होगा वो एक्शन इनिशिएट किया जाएगा। और बेटा सेक्शन 74 में जब एक्शन इनिशिएट किया जाएगा तो वो प्रोसीडिंग सेक्शन 74 का जो तरीका है, नोटिस भेजेंगे फिर डिमांड ऑर्डर निकालेंगे, उसके हिसाब से हो जाएगा। और आप जब इसे 74 में नोटिस भेजेंगे तो उसमें आप इससे आईटीसी जो इसने गलत इस तरीके से लिया, यूटिलाइज किया, वो एज वेल एज इंटरेस्ट जो कि आईटीसी के रिस्पेक्ट में 18% पर एनम होता है वो, एंड पेनल्टी जो कि सेक्शन 74 में बताई गई है विच इज बेसिकली 100% ऑफ टैक्स, वो जो होगा वो आप इससे ले लेंगे। बोलिए जी समझ आता है? 74 तो आपके टिप पर ही होना चाहिए, तो यहां कोई मुझे दिक्कत नहीं लगती। इस वाले व्यक्ति के एंड पर एक्चुअल में क्योंकि इसकी जेन्युइन टैक्स लायबिलिटी थी जो इसने गलत आईटीसी की वजह से कम दी तो टैक्स का नुकसान गवर्नमेंट को हुआ, तो अकॉर्डिंगली यहां पर 74 का एक्शन बनेगा और इसमें वो आईटीसी अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वो जो होगी वो ले ली जाएगी। सेक्शन 74 की पेनल्टी होती है 100% ऑफ टैक्स। अच्छा, अब यहां पर 74 का एक्शन होगा,
फिर इसमें ध्यान में रखिएगा 74 में वो जो सारा डिस्कशन है कि एक आदमी नोटिस मिलने के बाद, अगर नोटिस के बाद ही अगर पे कर देता है तो पेनल्टी रिड्यूस हो जाती है, 15% हो जाती है। तो वो सारे जो भी चीजें हैं वो अपनी एक अलग बात है, ठीक है बेटा। तो खैर, लेकिन 74 के अगेंस्ट, 74 में यहां इसके अगेंस्ट एक्शन होगा। अब अगली कंफ्यूजन पता है क्या हो रही थी? अगली कंफ्यूजन ये हो रही थी कि इस आदमी ने ये जो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया, यूटिलाइज किया, आपने 74 में तो एक्शन ले लिया, लेकिन ऑफिसर ये कह रहे थे जो इसने टैक्स वाली चोट पहुंचाई इस गलत आईटीसी से, वो तो हमने यहां ले ली, लेकिन वो कह रहे थे इसने ये जो गलत काम नहीं किया आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइजेशन का, वो कह रहे थे उसके लिए भी सेक्शन 122 में पेनल्टी लिखी हुई है। आप सेक्शन 122 अगर पढ़ेंगे तो 122(1)(2) वो आईटीसी पास डाउन करने पर पेनल्टी लगाता है फेक, और 7 जो है वो आईटीसी फेक अवेलमेंट पर पेनल्टी लगाता है, 122(1)(7). तो ऑफिसर्स क्या करते थे, वो 74 में तो एक्शन लेते ही लेते थे, वो साथ में कहते थे वो आईटीसी जो तूने रॉन्गली अवेल किया उसकी 122(1)(7) में भी पेनल्टी लगाते थे। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, तो अब ऑफिसर ये काम करते थे 74 में एक्शन लेने के साथ साथ इसके अगेंस्ट 122(1)(7) में पेनल्टी बताई गई थी सेम तरीके से 10,000 रुपीज और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, विच एवर इज हायर, ठीक है। ये सीजीएसटी की एंड इतनी एसजीएसटी की। तो वो क्या करते थे, वो इसके ऊपर वो 122(1)(7) में बताई गई पेनल्टी भी लगाने की चेष्टा करते थे, और उस पेनल्टी को लगाने के लिए वो उसको सेक्शन 127 में नोटिस भेज दिया करते थे। वो कहते थे ये जो हमने प्रोसीडिंग करी ये तो हमने टैक्स वाली प्रोसीडिंग करी है, अब जो गलत लिया था उसके एंगल से हम आपको आपके उस गलत काम के लिए पेनल्टी लगा रहे हैं 127 में, ठीक है जी। 127 की प्रोसीडिंग वो अलग से कर देते थे। अब यहां पर सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू करी, उन्होंने कहा जी देखो, सुनना बेटा ध्यान से, उन्होंने बोला जी इसने आईटीसी गलत लिया, यूटिलाइज किया, और उस काम की वजह से आपने 74 में एक्शन ले लिया। अब 127 में आप दूसरी पेनल्टी मत लगाना, और सीबीआईसी ने इसका लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सीजीएसटी एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 75, सेक्शन 75 जो कि कुछ बातें बताता है इस बारे में कि जब भी कभी 73 या 74 में ऑफिसर के एंड पर कोई एडजुडिकेशन का एक्शन होता है तो 73 या 74 कभी भी अगर लगाए जाते हैं तो कुछ बातें 75 में बताई गई है उनका ध्यान रखना होता है। एंड सेक्शन 75 में एक पर्टिकुलर सबसेक्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर कभी आप किसी गलती के लिए किसी पर्सन के अगेंस्ट 73 या 74 में एक्शन लेते हैं, पेनल्टी लगा देते हैं, तो फॉर द सेम एक्ट और ओमिशन आप उसके लिए किसी भी दूसरे एक्ट, दूसरे सेक्शन में जो होगा वो पेनल्टी लिखी भी होगी तो भी आप नहीं लगाएंगे। दोबारा दोहराना चाहूंगा, 75 बात करता है कि 73 या 74 में कभी भी एडजुडिकेशन टैक्स प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाती है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और उसमें से एक पर्टिकुलर बात वो ये कहता है कि अगर आपने 73 या 74 में प्रोसीडिंग करते टाइम उसके अगेंस्ट उसके ओमिशन डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में 73, 74 में पेनल्टी लगा दी है तो सेम एक्ट और ओमिशन के लिए आप जीएसटी के किसी भी अदर प्रोविजन में लिखी हुई पेनल्टी नहीं लगाओगे, बिकॉज एक ही गलत काम के लिए दो बार जो है वो पेनलाइज नहीं करना। ये सेक्शन 75 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, और सीबीआईसी ने बहुत अच्छा किया, वहां से पढ़ के ये बात इन ऑफिसर्स को क्लैरिफाई करी कि भाई उसने काम तो एक ही गलत किया ना, आईटीसी रॉन्ग अवेल करके यूटिलाइज कर लिया, और आपने उसके लिए 74 में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का एक्शन ले लिया। तो अब सेक्शन 75 की वजह से आप उसके अगेंस्ट सेक्शन 122 में जो अदरवाइज पेनल्टी लिखी थी वो आप नहीं लगा सकते, तो उसे किसी भी तरीके का सेपरेट पेनल्टी प्रोसीडिंग का नोटिस आप नहीं भेजेंगे। ये बेटा ये इन्होंने कहा एनी पीनल एक्शन फॉर रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, नीचे तो टैक्स का एक्शन हुआ था, अब वो कह रहे हैं एज पर प्रोविजन ऑफ 75(13) इफ पीनल एक्शन फॉर फ्रॉडलेंट अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन इज टेकन अगेंस्ट बी अंडर सेक्शन 74, नो पेनल्टी फॉर द सेम एक्ट दैट इज फॉर फ्रॉडलेंट अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कैन बी imposed अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट इंक्लूडिंग अंडर सेक्शन 122।
7513 में लिखा हुआ है क्लियर कट, तो इस बात पे ऊपर कोई डाउट ही नहीं है। आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? चलिए नेक्स्ट सिचुएशन, केस 3। इसमें वो कहते हैं मिस्टर ए, इसने फेक इनवॉइस इशू किया, इसके फेक इनवॉइस के बेस पर सामने वाले ने आईटीसी लिया। अच्छा, और आगे जो पर्सन है वो कहते हैं आगे वाले पर्सन का भी कोई सप्लाई का काम नहीं था, वो आगे दूसरे लोगों को जो है वो फेक इनवॉइस जो है वो इशू कर देता है, और आगे चेन में मिस्टर सी जो है वो फेक आईटीसी जो है वो ले लेता है। ठीक है, और लेट्स सपोज मिस्टर सी जो है उसका जेन्युइन सप्लाई का काम है, उसकी जेन्युइन जीएसटी लायबिलिटी है, वो इस फेक आईटीसी से अपनी जेन्युइन लायबिलिटी कम कर देता है। तो इस आदमी ने गवर्नमेंट को टैक्स की चोट पहुंचाई। प्लीज ध्यान में रखिएगा, पहले आदमी ने गवर्नमेंट को कोई टैक्स की चोट नहीं पहुंचाई, क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई का काम ही नहीं है। दूसरे आदमी ने भी गवर्नमेंट को कोई टैक्स की चोट नहीं पहुंचाई है, क्यों? क्योंकि उसका भी सप्लाई का कोई काम ही नहीं है। सप्लाई का काम होगा तभी तो टैक्स की चोट पहुंचाओगे। एंड वाले आदमी ने टैक्स की जो है वो चोट पहुंचाई है। तो अब देखिएगा उनकी क्लैरिफिकेशन कितनी सुंदर है। वो ये कहते हैं जो सबसे पहला आदमी है इसने कोई सप्लाई नहीं करी, इसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो इसके अगेंस्ट 73-74 नहीं बनेगा। ऊपर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अगेंस्ट सिंपली 122(1)(2) में आईटीसी पास डाउन करने की पेनल्टी जो होगी वो लगेगी, और उसके लिए ऑफिसर सेक्शन 127 में पेनल्टी प्रोसीडिंग करेंगे। 127 में पेनल्टी का नोटिस भेज करके पेनल्टी ऑर्डर पास करेंगे। फिर इसके बाद वो कहते हैं ये जो मिस्टर बी है, क्योंकि इसका भी कोई सप्लाई का काम नहीं है, तो इसके एंड पर भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। इसने आईटीसी गलत लिया, बट आप ये नहीं कहोगे कि इसने गवर्नमेंट को कोई टैक्स की चोट पहुंचाई, क्यों? क्योंकि आगे टैक्स था ही नहीं। तो इसने गवर्नमेंट को टैक्स की कोई चोट नहीं पहुंचाई है, तो इसके अगेंस्ट 73-74 नहीं इन्वोक होगा, क्योंकि एक्चुअल में टैक्स के एंगल से कोई चोट नहीं है। इसने दो गलत काम किए हैं, एक गलत आईटीसी अवेल किया एंड दूसरा फेक इनवॉइस इशू करके आगे गलत आईटीसी पास ऑन कर दिया। तो इसके अगेंस्ट दो इसके गलत काम है, ध्यान में रखिएगा। टैक्स वाला काम इसका भी नहीं है, इसके अगेंस्ट दो गलत काम है। एक फेक आईटीसी अवेल किया, उसके लिए इसे 122(1)(7) के एंगल से पेनल्टी लगेगी रॉन्ग आईटीसी अवेलमेंट की, और फिर इसने जो फेक आईटीसी आगे पास ऑन किया उसके एंगल से इसके अगेंस्ट 122(1)(2) की जो होगी वो पेनल्टी लगेगी। आईटीसी अवेल्ड फ्रॉडुलेंटली, सप्लाई नॉट रिसीव बट आईटीसी अवेल्ड, और वो जो आईटीसी अवेल्ड है दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर पासिंग आईटीसी नॉट फॉर एनी टैक्स लायबिलिटी पेमेंट बाय इशूइंग फेक इनवॉइस। तो यहां भी 73-74 नहीं लगाना, टैक्स की कोई चोट नहीं है। हाँ, पेनल्टी दोनों लगा देना, 2 वाली भी एंड 7 वाली भी। और कैसे लगाना इन दो पेनल्टीज को? इन दो पेनल्टीज को कैसे लगाना? इन दो पेनल्टीज को सेक्शन 127 की पेनल्टी प्रोसीडिंग्स करके लगाना। 127 में इसको पेनल्टी के नोटिस भेजना, दोनों पेनल्टी लगाते हुए, और फिर पेनल्टी का ऑर्डर जो है वो आप पास कर देना। 73-74 यहां भी नहीं है। चेन का जो आखिरी आदमी है, सर्कुलर ने वैसे उसके बारे में बात नहीं करी, लेकिन मैं बोल रहा हूं अब इसने एक्चुअल में आगे सप्लाई थी, इसकी टैक्स लायबिलिटी थी, इसने ये चोट पहुंचाई, तो इसके अगेंस्ट टैक्स के एंगल से एक्शन होगा। तो यहां पर इसके अगेंस्ट सेक्शन 74 में जो होगी वो प्रोसीडिंग कर दी जाएगी, और 74 की प्रोसीडिंग में उसने ये जो टैक्स के कंपोनेंट की चोट पहुंचाई है, जो आईटीसी यहां सेट ऑफ कर दिया होगा, वो भी विद इंटरेस्ट जो कि आज की डेट में 18% पर एनम है, एंड पेनल्टी जो कि सेक्शन 74 में 100% होती है, वो जो होगा वो उससे मांगा जाएगा। और क्योंकि इससे यहां पेनल्टी 74 में ही लगा ली जाएगी, तो इसके अगेंस्ट कोई सेपरेट प्रोसीडिंग सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाने के लिए जो होगी वो नहीं की जाएगी। दैट्स द सिंपल क्लैरिफिकेशन। आर यू ओके विद दिस? तो क्रक्स ऑफ द क्लैरिफिकेशन इज सिंपली टैक्स का चोट अगर नहीं है तो 73-74 का कोई एक्शन नहीं बनता, सिर्फ गलत काम किया पेनल्टी का एक्शन बनेगा। टैक्स की चोट जहां होगी वहां पर 73-74 जो होगा वो इन्वोक किया जाएगा, और जहां 73-74 में पेनल्टी लग गई तो साथ में फिर किसी और प्रोविजन में लिखा भी हो, वो साथ में सेपरेट पेनल्टी उसी एक्ट के लिए जो होगी वो नहीं लगाई जाएगी। बाकी सर्कुलर ने एक और बात लिखी,
ये जो भी इस तरीके से फेक आईटीसी पास ऑन कर रहे हैं या अवेल कर रहे हैं वो गलत काम बहुत कर रहे हैं। तो ये तो हमने जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो सिविल प्रोसीडिंग्स बताई। बाकी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेकर के सेक्शन 132 में एक्शन बताए गए हैं, क्रिमिनल एक्शन, वो इंडिपेंडेंटली इनके अगेंस्ट जो है वो इन एनी केस इनिशिएट किए जा सकते हैं। वो आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, उसको लेकर के सर्कुलर ने कोई खास एम्फेसिस नहीं दिया। उन्होंने बोला सिंपली वो जो 132 में इंडिपेंडेंट क्रिमिनल एक्शन है जो कोर्ट में लिए जाते हैं इनके अगेंस्ट, वो जो है वो उसी तरीके से जो होंगे वो लिए जाएंगे। जो ऑफिसर लेते हैं, ऑफिसर क्या लेते हैं? पेनल्टी का एक्शन एंड टैक्स का एक्शन, उनकी क्लैरिटी ऑफिसर को दे दी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मामला तो कोर्ट में चलता है, उन्होंने बोला वो नॉर्मल तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। चलो जी आगे, चलो नेक्स्ट पेज पर आओ। अब नेक्स्ट पेज पर हमारे पास एरिया ऑफ अमेंडमेंट है इनवॉइसिंग। टैक्स इनवॉइस वाला जो आपका चैप्टर है उसमें बड़े मिसलेनियस से अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्पीड से बोलूंगा बिकॉज नॉट दैट मच टेक्निकल। तो सबसे पहले तो ई इनवॉइसिंग को लेकर के छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। ई इनवॉइसिंग आप जानते हैं जीएसटी में कुछ रजिस्टर्ड पर्संस के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी की गई है, उनकी B2B सप्लाई एंड एक्सपोर्ट सप्लाई के लिए। और उन्होंने क्या बोला था बेटा? ई इनवॉइसिंग उस रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कंपलसरी होगी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर के ऑनवर्ड किसी भी साल में एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से एक्सीड करेगा, उसको जो होगी वो अपना ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी कि उसे इनवॉइस बना करके इनवॉइस पोर्टल पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहां से IRN नंबर मिलेगा, उस IRN नंबर के साथ उसे इनवॉइस जो होगा वो इश्यू करना पड़ेगा। तो वो जो ई इनवॉइसिंग का थ्रेशोल्ड था वो पहले था बेटा हमारे पास 20 करोड़ और अब वो रिड्यूस करके कर दिया गया है 10 करोड़। बड़ी सिंपल सी अमेंडमेंट हुई है। पहले आपके पिछले सालों में 20 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था तो आपको ई इनवॉइसिंग की बात आती थी, अब वो थ्रेशोल्ड लोअर डाउन कर दी गई है 10 करोड़, जिसकी वजह से ज्यादा एंटिटीज जो हैं वो अब ई इनवॉइसिंग के दायरे में आ जाएंगी। तो खैर ये आप सब लोगों को पता है कि धीरे धीरे उन्होंने ई इनवॉइसिंग का दायरा बढ़ाना है, तो वो इस लिमिट को धीरे धीरे ग्रेजुअली जो होंगे वो डिक्रीज करते हुए जाएंगे। अभी ये 10 है, जल्दी ये और भी डिक्रीज हो जाएगी। आपके अटेम्प्ट के लिए दिस इज 10 करोड़। बड़ी सिंपल सी अमेंडमेंट। फिर उसके बाद एक और अमेंडमेंट इनवॉइसिंग के एक्सपेक्ट को लेकर के ही हुई है रूल 46 में। पहली अमेंडमेंट में तो क्या था, जो ई इनवॉइसिंग का नोटिफिकेशन था ना जिसमें थ्रेशोल्ड थी, उसमें लिमिट चेंज कर दी गई थी। अब दूसरी जो अमेंडमेंट हुई है वो हुई है रूल 46 में। रूल 46 क्या है? वो आपको ये बताता है कि कभी भी टैक्स इनवॉइस अगर इशू किया जाएगा तो उस इनवॉइस पर क्या क्या पर्टिकुलर्स जो होंगे वो स्पेसिफाई किए जाएंगे। इनवॉइस पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। पहली अमेंडमेंट तो ये नोटिफिकेशन में, जिससे थ्रेशोल्ड लिमिट ई इनवॉइसिंग की नीचे कर दी गई है, दायरा बढ़ा दिया गया है। अब दूसरी अमेंडमेंट जो हुई है वो ये रूल 46 में। अब रूल 46 जो है वो हमें बताता है कि जीएसटी में कभी भी टैक्स इनवॉइस जब सेक्शन 31 के हिसाब से काटा जाएगा तो उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स कैप्चर होने चाहिए। और उसमें बेटा 46 में एक एस पॉइंट इंसर्ट किया गया है, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट इनवॉइस पर मेंशन करने की इंट्रोड्यूस कर दी गई है। एक एडिशनल रिक्वायरमेंट की एक और चीज बोली गई है कि भाई ये इनवॉइस पर होनी चाहिए। अब वो चीज क्या है सुनिएगा जरा ध्यान से। अब बेटा वो ई इनवॉइसिंग की स्टोरी से ही थोड़ी सी लिंक है। अब ई इनवॉइसिंग का जो हमारे पास नोटिफिकेशन है, ई इनवॉइसिंग का हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन बेटा ये कहता है कि जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 से लेके ऑनवर्ड जो भी साल है, ठीक है जी, जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर और प्रीसीडिंग ईयर में 17-18 से लेकर के कोई भी साल हो, अगर उसका इस थ्रेशोल्ड जो आज की डेट में 10 करोड़ है उससे एक्सीड करेगा तो उसे ई इनवॉइसिंग जो होगी वो करनी पड़ेगी। लेकिन उस नोटिफिकेशन में कुछ एंटिटीज एक्सक्लूडेड हैं। आपको हल्का फुल्का याद होगा कुछ एंटिटीज जो है उसमें एक्सक्लूडेड है, जैसे गवर्नमेंट को उन्होंने बाहर रखा था, उन्होंने SCZ यूनिट को मेरे ख्याल से बाहर रखा था, और आपको याद है कुछ सर्विसेज के सप्लायर थे जैसे GTA या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाले या सिनेमा वाले, उनको भी बाहर रखा था। ठीक है जी, तो जरा पढ़ता हूं मैं आपके साथ। देयर आर सर्टेन एंटिटीज who are exempted from the requirement of issuing e-invoice even if their aggregate turnover is exceeding the applicable threshold for e-invoicing which is 10 crore presently। कुछ एंटिटीज हैं, मैंने फुटनोट पर वैसे लिख के भी दे दी हैं। वो एंटिटी हमारे पास ये है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, SCZ यूनिट या फिर सर्विसेज के सप्लायर जो कि रूल 54(2), 3, 4, 4A में मेंशन्ड है।
इसमें बेसिकली जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और वो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, इस तरीके के कुछ सप्लायर आते थे। तो खैर मैं क्रक्स की बात करता हूं। अब बेटा ये लोग, इनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो, 100 करोड़ 1000 करोड़ भी क्यों ना हो, इनको इनवॉइसिंग के दायरे से बाहर रखा गया, बिल्कुल रखा गया। तो अकॉर्डिंगली इनको अपना नॉर्मल इनवॉइस जो है वो इशू करना है, इनको अपना नॉर्मल इनवॉइस जो है वो इशू करना है। इनवॉइस और नॉर्मल इनवॉइस में क्या फर्क होता है? इनवॉइस में आप इनवॉइस बना करके पोर्टल पर डालते हो, पोर्टल से एक आईआरएन नंबर मिलता है, वो आईआरएन नंबर क्यूआर कोड की फॉर्म में होता है और आप बेसिकली अपने इनवॉइस पर उस क्यूआर कोड के साथ इशू करते हो, तो ये होता है आपका ई इनवॉइस। बट इन लोगों को क्योंकि इनवॉइसिंग से बाहर रखा गया है, तो इनका जो टैक्स इनवॉइस बनेगा उस पर वो वाला क्यूआर कोड आईआरएन नंबर वाला वो होगा ही नहीं, क्योंकि इनके ऊपर वो एप्लीकेबल ही नहीं है। अब लेकिन पता है इन एंटिटीज ने गवर्नमेंट को कहा आपने हमें इनवॉइसिंग से बाहर रखा, दैट्स वेरी गुड, लेकिन हम अब एक ना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपने हमें इनवॉइसिंग से बाहर रखा, तो हम अपना नॉर्मल इनवॉइस अपने कस्टमर को इशू करते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं लेकिन ये जो कस्टमर है ना, ये हैं सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए। कहां से? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। लोग कौन पढ़ता है आजकल लोग? तो ये जो कस्टमर है ना, ये इन्होंने नहीं पढ़ रखा जीएसटी लो शायद। अब ये क्या करते हैं, इनको एक न्यूज़ पढ़ने को मिलती है सिंपली अखबार में, क्या कि पहले 20 करोड़ से ऊपर वाले को इनवॉइस काटनी थी, अब 10 करोड़ की लिमिट हो गई है। अब इनको नहीं पता होता कि वो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में कुछ लोग एक्सक्लूडेड भी हैं। इनको बस इतना पता होता है 10 करोड़ से ऊपर वाले जो लोग हैं उनके लिए ई इनवॉइसिंग हो गई है। अब ये जो है ना, जब हमसे सप्लाई लेते हैं तो हमारे साथ ना बहस करते हैं, हमें ई इनवॉइस दो। अब हम इनको बताते हैं भाई हम नोटिफिकेशन से एक्सक्लूडेड हैं, और क्योंकि हम एक्सक्लूडेड है तो हमें आपको इनवॉइस नहीं देना, हमारा इनवॉइस ये नॉर्मली चलेगा। बट ये मानते ही नहीं, वो कहते हैं हमने तो पढ़ा था 10 करोड़ से ज्यादा और आप इतने बड़े हो। तो उन्होंने बोला ये अननेसेसरी की ना कंफ्यूजन हो रही है, और अननेसेसरी कस्टमर के साथ जो है ना वो हमें बहुत बहस करनी पड़ती है, और कस्टमर अपने को तो गलत समझता नहीं, उल्टा हमसे नाराज हो जाता है कि नहीं यार ये लोग तो मुझे इज्जत ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला कोई मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे ये कस्टमर नाराज ना हो। तो बेटा अब उन्होंने इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली रूल 46 में एक नया पॉइंट इंसर्ट किया, जिसमें उन्होंने बोला वो सभी लोग जो थ्रेशोल्ड तो ज्यादा रखते हैं लेकिन इनवॉइसिंग में आते नहीं है, वो सब लोग अपने इनवॉइस पर ये एक क्लियर कट लाइन लिख करके देंगे कि हम लोगों का टर्नओवर भले ही कितना हो पर हम ई इनवॉइसिंग के दायरे में नहीं आते हैं। ये स्टैट्यूटरी मैंडेट कर दिया गया, ये स्टैट्यूटरी मैंडेट कर दिया गया। और जब ये स्टैट्यूटरी मैंडेटरी रहेगा, इस तरीके की ओपन क्लियर कट डिक्लेरेशन इनवॉइस पर रहेगी, तो फिर रेसिपिएंट जो होगा वो बहस नहीं करेगा, ऐसा क्वाइट एक्सपेक्टेड है। तो ये सिंपल सा चेंज उन्होंने किया। पढ़ रहा हूं बेटा ऊपर, मैंने पढ़ा कि कुछ एंटिटीज एक्सक्लूडेड थी। अब ये सच एंटिटीज ऑन एंड फ्रॉम 5 जुलाई शैल मेक द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑन देयर नॉर्मल इनवॉइस। अब अपने नॉर्मल इनवॉइस पर ये लिख के देंगी, आई वी हेयर बाय डिक्लेयर that our aggregate turnover in any preceding financial year 17-18 से लेकर के कोई भी preceding financial year है, वो more than aggregate turnover notified under rule 48.4 ई इनवॉइसिंग का था। तो हमारा aggregate turnover उस लिमिट से ज्यादा है, but we are not required to prepare an invoice in terms of the provision of said sub rule, कि हमारा ई इनवॉइस का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ज्यादा है, बट हम लिख के आपको बता रहे हैं हमारे ऊपर वो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो उम्मीद है इस डिक्लेरेशन के बाद जो होगा वो रेसिपिएंट कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है तो वो बहस नहीं करेगा। सिंपल सी अमेंडमेंट है। नेक्स्ट अमेंडमेंट की अगर बात करूं तो नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारे पास सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 34 क्रेडिट नोट डेबिट नोट की बात करता था, आप सभी लोगों को याद होगा। क्रेडिट नोट एक सप्लायर इशू करके अपनी टैक्स लायबिलिटी में एडजस्टमेंट क्लेम करता है, रिडक्शन, और डेबिट नोट जब वो इशू करता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। सो फॉर एज क्रेडिट नोट इज कंसर्न्ड, आप सभी को पता है सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 ये कहता था कि एक सप्लायर अगर कभी क्रेडिट नोट इशू करता है और अपनी एडजस्टमेंट क्लेम करना चाहता है तो उसे रिटर्न में उसे डिक्लेयर करना होगा, और रिटर्न में डिक्लेयर करने के लिए उसको उन्होंने एक टाइम लिमिटेशन भी जो थी वो सेट करके दी थी
अब टाइम लिमिटेशन के साथ आते ही आप बात समझ गए होंगे, उस टाइम लिमिटेशन में चेंज कर दिया गया है। आपको 10 बार बता चुका कि वो टाइम लिमिटेशन आज की डेट में क्या है, साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो इस पर हमें कोई स्पेशल डिस्कशन की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट्स ऑफ इनवॉइसिंग चैप्टर। चलिए जी प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम, इसमें बेटा एक छोटी, बिल्कुल छोटी माइनर सी अमेंडमेंट हुई है। ऐसे ही सिंपल बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगी। कंपोजिशन स्कीम जब आपने पढ़ी थी तो उस स्कीम में सेक्शन 10 में आपने पढ़ा था कंपोजिशन स्कीम जो है आज की डेट में सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सभी के लिए है। बट आपको याद है कुछ सप्लायर ऑफ गुड्स, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम बना रखी गई है। याद है कुछ सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए बोला गया था नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स में अगर कोई सप्लायर डील करता है और मैन्युफैक्चरर, तो फिर कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट जो होगा वो उससे नहीं मिलेगा। और बेटा यहां स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वो गुड्स थे जो कि उसमें नोटिफाइड थे। नोटिफिकेशन नंबर था आपका 14/2019। ऑफ कोर्स यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर, ठीक है। उसने बताया था कि ये जो मैन्युफैक्चर ऑफ फॉलोइंग गुड्स हैं ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको, फिर ये ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थरन और रूफिंग टाइल्स, सब पड़ा हुआ है। अमेंडमेंट छोटी सी है। इसमें ये जो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस वाले सीरियल नंबर पर लिखा होता था फ्लाई ऐश ब्रिक्स, उसके मैन्युफैक्चर एलिजिबल नहीं होंगे। फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट एंड फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, इस सीरियल नंबर पर ये 3 लिखे हुए थे। अब बेटा सुनिएगा, अब इसमें ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, इसमें पहले लिखा हुआ था अगर आप मैन्युफैक्चर हैं फ्लाई ऐश एग्रीगेट, लेकिन वो फ्लाई ऐश एग्रीगेट जिसमें 90% या उससे ज्यादा का फ्लाई ऐश कंटेंट है तो ही आप इनएलिजिबल हो। अगर आप फ्लाई ऐश एग्रीगेट बना रहे हैं लेकिन उसमें फ्लाई ऐश कंटेंट जो है वो कम है तो फिर आप इनएलिजिबल नहीं हो। लैंग्वेज के हिसाब से फ्लाई ऐश एग्रीगेट का मैन्युफैक्चरर इनएलिजिबल कब था, जब उसकी फ्लाई ऐश एग्रीगेट में जो फ्लाई ऐश का कंटेंट था वो 90% या उससे ज्यादा का हो। कम हो तो वो एलिजिबल था। अब लेकिन उन्होंने वो वर्ड डिलीट कर दिया है विद द सिंपल रिजल्ट कि फ्लाई ऐश एग्रीगेट के मैन्युफैक्चर इररिस्पेक्टिव ऑफ की फ्लाई ऐश एग्रीगेट में फ्लाई ऐश का कंटेंट कितना भी हो, वो सभी जो होंगे वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हैं। खैर इस पर मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जामिनेशन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट डेफिनेटली आपको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, ऐसी ही एक अमेंडमेंट, ऐसे ही वर्ड का डिलीशन आपने रजिस्ट्रेशन में भी पढ़ा था, वहां भी सेम ही था। वहां एनहांस थ्रेशोल्ड के एंगल से था, यहां कंपोजिशन के एंगल से है। दोनों जगह सेम तरीके की अमेंडमेंट जो है हुई है। वहां एनहांस थ्रेशोल्ड मना की गई थी, यहां कंपोजिशन स्कीम जो है वो मना कर दी गई है। सो हो जाती है जी हमारे साथ ये कंपोजिशन स्कीम की अमेंडमेंट। चलें आगे, चलते चलते अब हम पहुंचते हैं जी रिवर्स चार्ज पर। रिवर्स चार्ज पर यहां हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, अच्छे से करेंगे। पीछे तो फटाफट वाली अमेंडमेंट थी, बट इस पर हम टाइम लगाएंगे रिवर्स चार्ज पर। अब रिवर्स चार्ज को लेकर के बेटा 3 एरियाज में अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना। एक जीटीए को लेकर के अमेंडमेंट है, जीटीए के रिवर्स चार्ज को लेकर के अमेंडमेंट है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज जीटीए आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। और इस अमेंडमेंट को लेट मी टेल यू बहुत फैकल्टीज़ के द्वारा गलत पढ़ाया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त गलत पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मैंने इस अमेंडमेंट को बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है और इसकी एक सेपरेट वीडियो ही आपको डाली है ताकि किसी भी बच्चे को जिसने कहीं और से भी पढ़ा उसको भी जीटीए पूरा बिगनिंग से जो है वो प्रॉपर लॉजिक के साथ समझ आए। तो जीटीए से रिलेटेड डिस्कशन वो ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरी वीडियो है और वो फुल डिटेल में है जिसमें जीटीए का कंसेप्ट है, वहां से आप करेंगे। आई हैव ऑलरेडी पुट दैट वीडियो, यहां इन लेक्चर में अब नहीं लूंगा, वो ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में है। इसके अलावा गवर्नमेंट की सर्विसेज की सप्लाई के रिस्पेक्ट में जो रिवर्स चार्ज था उसकी अमेंडमेंट है, वो हम यहीं पे करेंगे। और एक रिवर्स चार्ज की नई एंट्री जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, उस नई एंट्री को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।
जीटीए की रिवर्स चार्ज की पुरानी एंट्री थी, अमेंडमेंट हुई है, सेपरेट वीडियो में डिटेल में करना। गवर्नमेंट के रिवर्स चार्ज की एंट्री ऑलरेडी थी, अमेंडमेंट हुई है, अभी कराता हूं। और फिर एक नई एंट्री रिवर्स चार्ज की इंट्रोड्यूस हुई है, और वो नई एंट्री भी एग्जाम के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सीक्वेंस जो रहेगा वो जीटीए तो आपने सेपरेट करना है, गवर्नमेंट वाला हिस्सा जो है वो मैं आपको पहले करा रहा हूं। इस पेज को जरा स्किप करके मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूं जो गवर्नमेंट का रिवर्स चार्ज है। ठीक है जी, अब गवर्नमेंट जो सर्विसेज देते हैं उसको लेकर के जो रिवर्स चार्ज की एंट्री है वो आप सभी को पता है कि वो दो रिवर्स चार्ज की एंट्री है हमारे पास। एक हमारे पास है एंट्री नंबर 5A और एक हमारे पास है एंट्री नंबर 5। इसमें से जो 5A है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 5A हमारे पास ये कहती थी जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, वो किसी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करेगी, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करेगी, तो फिर रिवर्स चार्ज जो होगा वो अप्लाई होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को करी, कहने का मतलब B2B कैटेगरी की सप्लाई है तो फिर रिवर्स चार्ज होगा, ये सिंपल था। फिर उसके अलावा एंट्री नंबर 5 जिसमें अमेंडमेंट हुई है, इसमें यह कहा गया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी वो किसी बिजनेस एंटिटी, और ध्यान में रखिएगा यहां रजिस्टर्ड वर्ड नहीं है, किसी बिजनेस एंटिटी जो कि लोकेटेड है इन टैक्सेबल टेरिटरी दैट इज इंडिया में, उसको सप्लाई करती है तो फिर रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। हाँ जी, बिजनेस एंटिटी, तो यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। कैसी भी बिजनेस एंटिटी हो, अगर उसको गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्विसेज सप्लाई की जाएंगी तो फिर उसके ऊपर रिवर्स चार्ज होगा। क्या क्या था बेटा, इस एंट्री में लिखा हुआ था अगर गवर्नमेंट ने सप्लाई की है एनी सर्विस एक्सक्लूडिंग दीज, इसमें से पहला एक्सक्लूजन था रेंटिंग। रेंटिंग को इस एंट्री से एक्सक्लूड किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। रेंटिंग के लिए इन एनी केस आप ये पढ़ने वाले हो, रेंटिंग पर रिवर्स चार्ज आएगा या नहीं आएगा वो B2B या B2C सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्योंकि वो वहां सेपरेटली डिफाइंड है तो यहां से एक्सक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंटिंग को छोड़ करके गवर्नमेंट n नंबर ऑफ सर्विसेज और दे रही है। गवर्नमेंट का पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है, पोस्टल सर्विसेज, रेलवे डिपार्टमेंट दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ठीक है, गवर्नमेंट के लाइसेंस डिपार्टमेंट जो है वो लाइसेंस इशू कर रहे हैं, तो n नंबर ऑफ सर्विसेज और भी हैं। तो अब उन्होंने क्या बोला था, रेंटिंग को बाहर करो, रेंटिंग को तो अलग से हैंडल करना। इसके अलावा और किसको छोड़ देना है जिस पर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, यहां पर ये 3 बातें लिखी होती थी। सर्विसेज सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन CG, SG, UT और लोकल अथॉरिटी। अभी सिर्फ रीडिंग कर रहा हूं, कोई बात नहीं बोलूंगा। या फिर सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंक्ट ऑफ पोर्ट एंड एयरपोर्ट, और लास्ट वन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। इंफेसिस लूंगा, अभी जरा मेरी बात सुनिएगा। ये जो एंट्री नंबर 5 है इसके हिसाब से गवर्नमेंट की सभी सर्विस बिजनेस एंटिटी को जब दी जाएंगी, लेकिन एक्सक्लूडिंग दीज, तो फिर उनके ऊपर रिवर्स चार्ज आएगा। इनको छोड़कर बाकियों पर आएगा। तो ये वाली जो सर्विस होगी इसका एनालिसिस आप अलग करोगे, इसमें से रेंटिंग वाले का एनालिसिस आप ऊपर से हैंडल करोगे, और बाकी जो नीचे बच गई इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे याद करवाता था आपको, PPT, P पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज की बात हो रही है, फिर दूसरा P पोर्ट एयरपोर्ट की सर्विसेज की बात हो रही है, एंड T ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। तो PPT वाली सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज नहीं लगाया गया था, PPT वाली सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज नहीं लगाया गया था। रेंटिंग अलग हैंडल होगा, B2B B2C के ऊपर डिपेंड करेगा, बट जहां तक PPT वाली बात है, PPT वाली सर्विस पर जो है वो रिवर्स चार्ज नहीं लगाया गया था। अब इसमें से जो पहला P है, ये कहता था सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस पर ये बेटा सिर्फ 4 सर्विसेज के बारे में बात करता था जो कि दी जा रही हैं बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस या फिर एजेंसी सर्विस। पोस्टल डिपार्टमेंट जब अपनी इन 4 सर्विसेज को दे रहा है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट,
लाइफ इंश्योरेंस या फिर एजेंसी सर्विस जिसमें वो दूसरों के लिए एज एन एजेंट काम करता है कि उसके लिए वो यूटिलिटी बिल करता है, कमीशन कमाता है एंड सो ऑन। तो ये जो इनकी सर्विस होती थी जिन्हें हम शॉर्टकट में सील के नाम से भी बोलते थे, स्पीड, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस, ये जब वो नॉन गवर्नमेंट एंटिटी को देता था, पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, तो उसको रिवर्स चार्ज के दायरे से बाहर रखा गया था। पोस्टल डिपार्टमेंट की सभी सर्विस को एक्सक्लूड नहीं किया गया था। पोस्टल डिपार्टमेंट की सभी सर्विसेज को एक्सक्लूड नहीं किया गया था। पोस्टल डिपार्टमेंट की सिर्फ 4 सर्विसेज जो कि नॉन गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटीज को दी जा रही थी, सिर्फ उन्हीं को बाहर किया गया था। अब इसको जो है बेटा डिलीट कर दिया गया है। ये जो 4 सर्विसेज का जिक्र आ रहा था इसको डिलीट कर दिया गया है। और इस डिलीशन का सिंपल सा इंपैक्ट क्या आया है कि आज की डेट में पोस्टल डिपार्टमेंट किसी भी तरीके की सर्विस दे, सिर्फ 4 नहीं, किसी भी तरीके की सर्विस दे और किसी भी बिजनेस एंटिटी को दे। आज की डेट में पोस्टल डिपार्टमेंट किसी भी तरीके की सर्विस दे और किसी भी तरीके की बिजनेस एंटिटी को दे, चाहे गवर्नमेंट की ही बिजनेस एंटिटी को दे, चाहे नॉन गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को दे, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। एक्सक्लूड कर दिया ना। तो अमेंडमेंट इन वेरी सिंपल वर्ड इज पोस्टल डिपार्टमेंट। देखो पोस्टल डिपार्टमेंट जो होगा ना, उसके पास सर्विस लेने बेटा या तो कोई नॉन बिजनेस एंटिटी आएगी, हाउस होल्ड एंटिटी, या फिर आएगी कोई बिजनेस एंटिटी, यही होगा ना। पोस्टल डिपार्टमेंट से सर्विस लेने या तो कोई नॉन बिजनेस एंटिटी आएगी या फिर कोई आएगी बिजनेस एंटिटी। अगर नॉन बिजनेस एंटिटी आई, हाउस होल्ड एंटिटी कोई आई, तो बेटा नॉन बिजनेस एंटिटी पर कभी भी आरसीएम लगता ही नहीं है। ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, मैंने आपको बता रखा है, लगता ही नहीं है। ये तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में ही रहती है ना हाउस होल्ड एंटिटी। हम हाउस होल्ड एंटिटीज को कभी भी परेशान नहीं करते। हम कभी भी अगर रिवर्स चार्ज लगाते हैं तो किस पर लगाते हैं, सिर्फ बिजनेस एंटिटी को। अब लेकिन इन्होंने क्या कह दिया जी, पोस्टल डिपार्टमेंट की कोई भी सर्विस वो बिजनेस एंटिटी को दी जा रही होगी तो वो हमने एक्सक्लूड कर दी है रिवर्स चार्ज वाली एंट्री में से। तो मतलब इसके ऊपर भी जो होगा वो एफसीएम जो होगा वो आज की डेट में जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल से चेंज हुआ है। आज की डेट में पोस्टल डिपार्टमेंट जो भी सर्विसेज देगा, किसी को भी देगा, उसकी टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो इसे खुद ही जो होगी वो पे करनी पड़ेगी, एंटायरली अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आर यू ओके विद दिस? अमेंडमेंट स्पेसिफिक बात मैंने आपको बोल दी है। अच्छा, बाकी इसमें एक लिंकिंग में बेटा आपको एक एग्जम्पशन एंट्री पढ़नी पड़ेगी। 24C करके एक एग्जम्पशन एंट्री आई है, उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट की 4 सर्विसेज को जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पोस्टल डिपार्टमेंट की 4 सर्विसेज को जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एग्जेम्पशन का जब मैं डिस्कशन कराऊंगा ना, उस टाइम पर मैं इस कंसेप्ट को एक बार फिर से स्लाइटली पिकअप करूंगा और वहां एग्जम्पशन के टाइम पर फिर से रिकलेक्ट कराऊंगा। बट अभी के लिए एक सिंगल लाइन, पोस्टल डिपार्टमेंट के सारे काम फॉरवर्ड चार्ज में है, पहली बात, सारे काम, और उसके अलावा उसकी 4 सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, वो जो 4 सर्विस एग्जेम्प्ट है उसको ये किसी को भी दे, बिजनेस, नॉन बिजनेस, किसी को भी दे, वो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिए। तो आज की डेट में पता है पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये 4 काम अगर वो करेगा तो जीएसटी 0, और इन 4 को छोड़ करके और कोई काम करेगा तो उसके ऊपर वो फॉरवर्ड चार्ज में जो होगा वो खुद से जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। इन 4 काम पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी सब पर जीएसटी पेबल है। जो पेबल होगा उसको वो खुद से जो होगा वो ये पे करेगा। अच्छा, मैं जब आपके साथ इस रिवर्स चार्ज को रेगुलर लेक्चर में डिस्कस करता था तो मैंने इस रेगुलर चार्ट के बेस पर आपको एक पूरा जो था आगे कनेक्टिविटी में एक ये चार्ट बनवाया हुआ था, ठीक है। तो वो जो पहले बना रखा था अब उसको रिप्लेस करते हुए आपने ये जो नया चार्ट जो है ना वो अब जो है वो अब पढ़ना है। पुराना जो चार्ट था उसको हटा देंगे, उसकी बजाय ये नया चार्ट अब आप पढ़ेंगे
और इसमें ये पोस्टल डिपार्टमेंट वाला पॉइंट सिंपली जो मैंने आपको बोल भी दिया है, पोस्टल डिपार्टमेंट आज की डेट में किसी भी आदमी को सर्विस दे, किसी भी आदमी को सर्विस दे, रिवर्स चार्ज है ही नहीं। ठीक है जी। अब उसके ये 4 काम बेटा, ये 4 काम वो हैं जो बेटा एंट्री नंबर 24C मैंने जो बताई है उससे एग्जेम्प्ट किए गए हैं। पोस्ट कार्ड की सर्विसेज, पुराना पोस्ट कार्ड याद है आपको, इनलाइन लेटर की सर्विसेज, या फिर अगर बुक पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट की ये सर्विस दे रहा है जिसमें एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम के हैं, तो इन 4 की सर्विस। अब ये पोस्ट कार्ड मेरे ख्याल से आपने सभी ने देख रखे होंगे, वो जो नॉर्मल पोस्ट कार्ड होते थे। इनलाइन लेटर, ये बेटा ब्लू कलर की चिट्ठियां होती थी, मेरे ख्याल से ये भी आपने देख रखे होंगे। या फिर आप बुक पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट कर रहे हैं जिसमें एनवलप का वेट लेस देन 10 ग्राम है, तो ये 4 काम एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा बाकी जितने भी काम आप करेंगे, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस, व्हाटसोएवर, सेविंग अकाउंट की ओपनिंग, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पेंशन पेमेंट से आपको इनकम आ रही है, तो जो भी अदर काम है किसी भी पर्सन को करोगे उस पर जीएसटी पेबल है और आज की डेट में फॉरवर्ड चार्ज में पेबल है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट का ये हिस्सा मैंने यहां पर चेंज करके प्रेजेंट कर दिया है, बाकी जो है वो आपका पुराने वाला है। खैर आप इस नए चार्ट को जो होगा वो यूज करना। बाकी थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में डेफिनेटली मैं करूंगा एग्जामिनेशन के टाइम पर, और थोड़ा बेहतर फॉर्म में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी समरी, एट द कॉस्ट ऑफ रिपुटेशन, पोस्टल डिपार्टमेंट किसी को भी सर्विस दे फॉरवर्ड चार्ज है। हाँ, उन सर्विसेज में से 4 सर्विसेज किसी को भी दो वो एग्जेम्प्ट की गई है, बाकी सब पर उसे खुद से जो होगा वो टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए जी, ये हो गया गवर्नमेंट के रिवर्स चार्ज का डिस्कशन। जीटीए वाला अलग करना है आपको। अब पिछले पेज पर आ जाओ और रिवर्स चार्ज का ये जो एक नई एंट्री इंट्रोड्यूस हुई है इस पर डिस्कशन कर लो। ठीक है, तो अब ये जो नई एंट्री इंट्रोड्यूस हुई है इसने जो कहा उसको समझाने से पहले, ये एक एग्जम्पशन आपने पढ़ी थी, उस एग्जम्पशन को मैं रिकलेक्ट करा रहा हूं और उसके बेसिस पर ये रिवर्स चार्ज की एंट्री की मैं लिंकिंग आपको कराऊंगा। ठीक है जी। आपने एक एग्जम्पशन पढ़ी थी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन आपके एग्जाम के एंगल से, RRR, याद आई? यस सर। हमने एक एग्जम्पशन पढ़ी थी एंट्री नंबर 12, एंट्री यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर, जिसमें हमने ये पढ़ा था सर्विस जो कि दी जा रही है बाय वे ऑफ रेंटिंग। रेंटिंग किसकी? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का बेसिकली क्या मतलब हो गया? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर रेंटिंग हुई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग घर वगैरह की, किस पर्पस के लिए? फॉर यूज एज रेजिडेंस। तो फिर ये जो एक्टिविटी थी जिसको मैं सिंपल में बोलता था RRR, रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, किस पर्पस के लिए? फॉर यूज एज रेजिडेंस। ये वाली सर्विस जो थी ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट थी और इसका मैंने डिस्कशन के टाइम पर आपको रफ लॉजिक ये दिया था। बहुत सारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं जो बेसिकली अपनी आजीविका, मतलब अपना जो रहने का खर्चा वगैरह होता है वो कैसे कमाते हैं कि उनका अपना घर होता है, उस घर को जो है वो रेंट आउट कर देते हैं और रेंट से जो है वो अपनी जीविका चला रहे होते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो एक्टिविटी थी ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखी हुई थी कि कोई भी आदमी अगर रेंटिंग कर रहा है अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, किस पर्पस के लिए? कि वो रहने के लिए जो है वो रेंटिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ प्लीज आप एम्फेसिस रखिएगा, अगर आप अपना घर, अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी को रेजिडेंशियल यूज के लिए नहीं, रादर देन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दे देते हो, किसी को रेजिडेंशियल यूज के लिए नहीं रादर देन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दे देते हो, कि आपने अपना ग्राउंड फ्लोर घर का बैंक को दे दिया तो एग्जम्पशन नहीं थी, आपने किसी और को दे दिया ऑफिस चलाने के लिए, शोरूम खोलने के लिए, तो फिर एग्जम्पशन नहीं थी। तो एग्जम्पशन सिर्फ तभी थी जब आपने वो घर किसी को रहने के लिए जो है वो दिया, तब आपकी जो थी वो एग्जम्पशन थी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने, ध्यान से सुनना, अब गवर्नमेंट ने अपने जीएसटी रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ डिस्कशन लिया। आप सभी जान रहे हो बेटा ये इतना टफ फेस चल रहा है, ठीक है ना। पहले कोरोना की मार लगी,
फिर उसके बाद ये बाहर से यूक्रेन वाला केस हो गया, इंपोर्ट सारे महंगे हो गए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको बड़े शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो रहे हैं, तो उन्होंने, ये रेगुलर मुद्दा रहता है जीएसटी काउंसिल में कि भाई किस तरीके से रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जाए, ठीक है ना। इधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, हम अपना डिफेंस बजट भी खूब बढ़ा रहे हैं, तो रेवेन्यू ऑगमेंटेशन ये हमेशा एक प्राइमरी डिस्कशन का मुद्दा रहता है। सुनना जरा ध्यान से, लंबी सी कहानी बना के बोलूंगा ताकि याद रहे। तो जीएसटी काउंसिल में जो था डिस्कशन हुआ कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है, तो सबसे सिंपल किसी ने सजेशन दिया, उन्होंने कहा जी ये जो एग्जम्पशन इशूड है ना इतनी सारी, उनको विड्रॉ करने के बारे में सोचा जाए, एग्जम्पशन को विड्रॉ करने के बारे में सोचा जाए। एग्जम्पशन से हम टैक्स छोड़ रहे हैं, अगर वो एग्जम्पशन हम हटा लेंगे तो अपने आप रेवेन्यू जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब ये बात आई, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हाँ अगर एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली जाएगी तो फिर रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो अब किसी ने बोला लेकिन एग्जम्पशन जरूरी होती है भाई पब्लिक इंटरेस्ट में, तो सारी एग्जम्पशन तो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि चलो हम बैठ करके ना एक एक एग्जम्पशन को स्टडी करते हैं कि इतनी सारी एग्जम्पशन हमने दे रखी है, इसमें से कौन सी एग्जम्पशन है जो कि विड्रॉ की जा सकती है, कौन सी एग्जम्पशन है जो कि विड्रॉ की जा सकती है। और बेटा उन्होंने बहुत सारी एग्जम्पशन को इस बार विड्रॉ किया है। मैं एग्जम्पशन वाले चैप्टर में आपको विद रीजनिंग जो होगा वो याद कराने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी एग्जम्पशंस को उन्होंने अब की बार विड्रॉ किया है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो खैर जब चर्चा चल रही थी कि किस एग्जम्पशन को विड्रॉ किया जाए, तो उन्होंने बोला जी हम जो विड्रॉ करेंगे ना वो ऐसा होना चाहिए कि विड्रॉ होने से अपने को रेवेन्यू भी मिल जाए और जो पार्टीज हैं उनको कुछ ज्यादा फर्क भी ना पड़े। मतलब सर, उन्होंने बोला जी मान लो कोई सप्लाई है जो कि B2B बाय नेचर है, मान लो कोई सप्लाई है जो कि B2B बाय नेचर है, ठीक है ना, कोई रजिस्टर्ड पर्सन को की जा रही है। अब अगर एक सप्लाई है जो कि B2B बाय नेचर है, ठीक है, यहां X है, ये Y को कोई सप्लाई कर रहा है और वो सप्लाई क्या है, बाय नेचर B2B सप्लाई। B2B का मतलब हो गया कि सामने जो पार्टी है वो कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। तो उन्होंने बोला अगर कोई सप्लाई ऐसी है जो B2B है, अगर हमने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, हमने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो हम उस एग्जम्पशन को विड्रॉ करने की सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम विड्रॉ कर लेंगे तो सामने वाला जो होगा अब इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा, और जीएसटी चार्ज करेगा तो सामना जो रेसिपिएंट है उसको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो उसका आईटीसी अवेल कर लेगा। तो उन्होंने पहला लॉजिक जो पकड़ा, उन्होंने बोला जी B2B नेचर की जो सप्लाई है उनको हम विड्रॉ करने की सोच सकते हैं। और रीजंस भी रहेंगे लेकिन बेसिक बेस बनाया उन्होंने B2B सप्लाई, ठीक है बेटा। चलो अब जब उन्होंने ये बेस बनाया तो सबसे पहले उनकी नजर पड़ी इसी वाली एग्जम्पशन पर। अब उन्होंने बोला जी अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेजिडेंशियल यूज के लिए दिया जा रहा है तो हमने एग्जम्पशन दे रखी है, लेकिन अगर ये जो आरआर वाली सप्लाई है ये अगर B2B सप्लाई होगी तो फिर इस पर से हम एग्जम्पशन विड्रॉ कर सकते हैं विद द अजम्पशन कि जीएसटी जो पेबल होगा उसका सामने वाला जो होगा वो आईटीसी ले सकता है। तो बेटा उन्होंने इसमें ये वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए, ये एंट्री अमेंड हुई, लिखा गया एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो अभी क्या कह रहे थे, RRR ये एक्टिविटी हमेशा एग्जेम्प्ट है, बट अब उन्होंने क्या कह दिया, अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को RRR की एक्टिविटी करके दी है तो फिर ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी, तब इस रेंटिंग के ऊपर जो होगा वो जीएसटी पे किया जाएगा। एक एग्जांपल समझो, मान लो ये जो पर्सन है इसने अपना घर रेंट पर दिया, और रेंट पर जिसको दिया लेट्स सपोज वो किसी कंपनी को दिया, एक्स लिमिटेड को। सुनना है ध्यान से, मान लो एक्स ने अपना घर सामने किसी कंपनी को दिया, और कंपनी क्या करेगी, कंपनी यहां अपना ऑफिस नहीं खोल रही, ध्यान में सुनना। अगर उसने कंपनी को दिया और ऑफिस के लिए दिया तो फिर ये रेजिडेंशियल यूज है ही नहीं, उसके ऊपर तो एग्जम्पशन कभी थी ही नहीं। तो सुनिएगा, एक्स ने सामने कंपनी को अपना घर दिया, और कंपनी ने इसलिए ये घर लिया है कि कंपनी इस घर में अपने एम्प्लॉइज को ठहरा रही है, या कंपनी ने जो है अपने डायरेक्टर्स को ये रेंटिंग फैसिलिटी दी है। तो अब जो लैंडलॉर्ड है उसने
रेंटिंग करी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की करी, और कंपनी के साथ एग्रीमेंट में लिखा भी हुआ है कि भाई ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, यहां कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो फॉर यूज एज रेजिडेंस भी करी। ठीक है जी। अब पहले क्या होता था, जब इस तरीके से रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेजिडेंशियल यूज के लिए की जाती थी तो ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती थी। बट अब ये जो एक्सेप्ट वाली लाइन है इसका इंपैक्ट इस पे आ जाएगा। अगर जिस कंपनी ने इसे रेंट पर लिया है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर जिस कंपनी ने इसे रेंट पर लिया है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर ये वाली रेंटिंग जो होगी ये एग्जम्पशन में नहीं आएगी। ये वाली जो रेंटिंग होगी ये एग्जम्पशन में नहीं आएगी। गवर्नमेंट अब इस वाली रेंटिंग के ऊपर जो होगी वो जीएसटी ले पाएगी। मेरी बात समझ आई? बिल्कुल जी। ठीक है, तो अब बेसिकली इसका इंपैक्ट यह आ जाएगा, जब भी इस तरीके से रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल यूज किया जाएगा, अगर जिसको किया वो रजिस्टर्ड पर्सन है, B2B सप्लाई है, कंपनी जैसे अपने डायरेक्टर वगैरह के लिए ले रही है, तो फिर ये एग्जम्पशन पिक्चर में नहीं आएगी। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया तो वो पहले भी एग्जाम्प्ट थी, आज भी एग्जाम्प्ट है। एग्जम्पशन सिर्फ तब नहीं आएगी जब रजिस्टर्ड पर्सन को किया। तो नीचे टेबल में जरा एक सिंपल सी बात देखिएगा, मैंने यहां लिखा, ये हमारे पास लैंडलॉर्ड है, ये टेनेंट है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, और जीएसटी एग्जाम्प्ट है या नहीं ये आपने डिस्कस करना है। तो बेटा लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? तो लैंडलॉर्ड हो सकता है छोटा आदमी हो सकता है बड़ा आदमी हो, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, कुछ भी। आपको सिंपली टेनेंट से मतलब है। ए लिमिटेड अनरजिस्टर्ड है एंड बी लिमिटेड रजिस्टर्ड है, तो इसने दो इसकी मान ले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, इसने ए लिमिटेड को दी। ए लिमिटेड ने क्या काम करना है, अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को ठहराएगी, मतलब रेजिडेंशियल यूज करेगी। बी लिमिटेड भी क्या करेगी, एम्प्लॉइज या डायरेक्टर को ठहराएगी, मतलब रेजिडेंशियल यूज करेगी। ओके, तो दोनों ही रेजिडेंशियल यूज करेंगी। पहले दोनों एग्जाम्प्ट होती थी, बट आज की डेट में जो अनरजिस्टर्ड वाली है वो एग्जाम्प्ट होगी। नीचे वाली रजिस्टर्ड पर्सन जो कि B2B सप्लाई है उस पर जीएसटी जो होगा वो पेबल हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, अब जब ये जीएसटी पेबल हो जाएगा तो अब उन्होंने अगली सोच इसमें ये दिखाई, उन्होंने कहा हो सकता है कि जिसने रेंटिंग करी हो वो कोई सीनियर सिटीजन हो, जिसने रेंटिंग करी हो वो कोई सीनियर सिटीजन हो, उसने अपने घर की एक फ्लोर किसी कंपनी को एम्प्लॉय या डायरेक्टर के रहने के लिए दे दी। अब आपने ये तो कह दिया जी अब ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी, अब ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी, इसके ऊपर जीएसटी की अगर पेमेंट की बात आ गई तो फिर वो सीनियर सिटीजन परेशान हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला इस वजह से सीनियर सिटीजन वगैरह परेशान ना हो, तो उन्होंने बोला ये जो रेजिडेंशियल रेंटिंग की सर्विस होगी इस पर हम रिवर्स चार्ज जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि जो रेंटिंग का काम करेगा वो नहीं देगा, रेदर देन जो रेसिपिएंट होगा वो जीएसटी जो होगा वो पे करेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उन्होंने पहले तो एग्जम्पशन में चेंज किया और साथ ही साथ फिर उन्होंने जो है वो रिवर्स चार्ज के प्रोविजन जो है वो मैचिंग में इंट्रोड्यूस किए। अब रिवर्स चार्ज वाली एंट्री देखिएगा। अब रिवर्स चार्ज की ये जो नई एंट्री उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, इसमें उन्होंने क्या लिखा, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, हमारे सीनियर सिटीजन अंकल है या फिर कोई प्रॉपर कंपनी ही क्यों ना हो जिसका ये रेंटिंग का कमर्शियल बिजनेस है, कोई भी पर्सन अगर सर्विस सप्लाइड करेगा बाय रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर उसके ऊपर बेटा उन्होंने आरसीएम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस आरसीएम की एंट्री को अगर मैं साथ में यूज कर लूं तो मेरी बात समझिएगा, इधर जो भी एंटिटी है, चाहे वो हमारे कोई सीनियर सिटीजन अंकल है जो अपना घर दे रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर कंपनी है जिसका रेंटिंग का प्रॉपर बिजनेस है, बड़े सारे घर हैं जिसको वो रेंट पर देती है, कोई भी पर्सन हो, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, हमें रेसिपिएंट के एंगल से बात सोचनी है। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है मतलब हमारी सप्लाई B2C सप्लाई है और हम अपना घर रहने के पर्पस के लिए दे रहे हैं, तो ये कल भी एग्जाम्प्ट थी, आज भी एग्जाम्प्ट है, बात खत्म हो गई। पर अगर B2B सप्लाई है, हमने रहने के लिए दी है रजिस्टर्ड पर्सन को, देन जीएसटी जो होगा वो पेबल हो जाएगा और साथ में आरसीएम की एंट्री की वजह से जो टेनेंट होगा वो पे करेगा। तो अब ये जो बी लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है वो पहले अपनी इस आरसीएम लाइबिलिटी को पे करेगी, फिर उसके बाद इसका कोरेस्पॉन्डिंग आईटीसी जो होगी वो अवेल कर लेगी। आर यू ओके विद दिस? बहुत बढ़िया।
अब जब ये एग्जम्पशन एंट्री और ये आरसीएम वाले प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुए तो फिर इसमें कुछ स्पेशल इश्यूज भी अराइज हुए। सुनिएगा, मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड है, कोई सीनियर सिटीजन है अनरजिस्टर्ड, या मान लीजिए मैं हूं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बट मैं अपने घर का एक पोर्शन जो है वो रेंट पर दे रहा हूं। तो मैंने आपको बोला लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है आपको कोई मतलब नहीं है। सीनियर सिटीजन रेंटिंग कर रहे हैं या मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैं रेंटिंग कर रहा हूं, मेरे एंगल से आपको नहीं सोचना, आपको सिर्फ रेसिपिएंट के एंगल से सोचना है। अब मेरे पास एक मिस्टर ए आया, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, और वो आया जी मैं आपका घर लेना चाहता हूं रेजिडेंस के लिए, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो मेरी सप्लाई क्या है, B2C सप्लाई। ये कल भी एग्जाम थी, आज भी एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है, इस पर जीएसटी देना ही नहीं है, खत्म हो गई बात, जीएसटी है ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं आपको, ठीक। फिर इसके बाद मेरे पास एक मिस्टर बी आया, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, सुनिएगा ध्यान से, मिस्टर बी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। मिस्टर बी ये एक सोल प्रोप्राइटर है और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना है, ये मेरे पास आया और ये कह रहा है जी आपकी फ्लोर मुझे चाहिए, मैं इसको रहने के लिए यूज करूंगा और ये मेरा पर्सनल यूज है, ये मेरा कोई बिजनेस यूज नहीं है। इससे क्या मतलब है, सुनिएगा। अब ये मिस्टर बी जो है वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए मेरी जो शॉप है ना वो मेरे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहां से मेरी दुकान चल रही है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं अभी अपना घर नहीं रखता हूं, तो मैं आपकी एक फ्लोर जो है वो अपने फैमिली के रहने के लिए जो है वो लेना चाहता हूं, ये मेरा अपना पर्सनल यूसेज है, इसका मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बेटा, ये आदमी जो रेंट पे करेगा मुझे इस प्रॉपर्टी का, क्या ये अपना बिजनेस एक्सपेंस क्लेम करेगा? आंसर इज नो। डिफरेंस महसूस करिएगा। अगर ये आदमी आए और ये बोले जी मेरी जो दुकान है ना उस पर एक छोटू काम करता है और वो छोटू अक्सर लेट हो जाता है क्योंकि वो दूर से आता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी दुकान रोज लेट खुले, तो इसलिए मैंने छोटू को जो है ना एक घर लेकर के देने का फैसला लिया है। अगर इस सोल प्रोप्राइटर ने अपने किसी एम्प्लॉय के लिए मेरा घर लिया तो बेटा समझिएगा, तो फिर उस केस में वो जो घर का किराया दे रहा है उसका वो अपने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में बिजनेस एक्सपेंस भी क्लेम करेगा कि ये बिजनेस पर्पस के लिए लिया गया है। वो पेमेंट जो होगा वो उसे अपने बिजनेस के करंट अकाउंट से करेगा और इसे अपना बिजनेस एक्सपेंस भी क्लेम करेगा। यस और नो? लेकिन यहां वो केस नहीं है। यहां वो क्या कह रहे हैं जी मेरी शॉप है, सब कुछ बढ़िया है, छोटू पास ही रहता है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के लिए घर चाहिए, तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपेंस है, ये बेसिकली मेरी ड्राइंग है, आपको जो मैं पे करूंगा वो मैं अपने पर्सनल अकाउंट, सेविंग अकाउंट से पे करूंगा, उसको मैं कहीं बिजनेस में क्लेम नहीं करूंगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बेटा वैसे ही आदमी रजिस्टर्ड है लेकिन ये घर ले रहा है अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए पर्सनल कैपेसिटी में, तो अब आप इसे रेंटिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे और एग्जम्पशन से बाहर रखेंगे, या फिर आप इसे पर्सनल रेंटिंग है, ये रजिस्टर्ड पर्सन की कैपेसिटी में नहीं है, तो आप इसे जो होगा वो रजिस्टर्ड पर्सन की एंटिटी वाले स्कोप से बाहर रखेंगे और एग्जम्पशन ही देंगे। ये क्वेश्चन जो था ये बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जो था वो अराइज हुआ। जैसे ही ये एग्जम्पशन में अमेंडमेंट हुई थी ना कि रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग करोगे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, तो लोगों ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया जी अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, वो रजिस्टर्ड है लेकिन वो घर ले रहा है अपनी फैमिली के रहने के लिए पर्सनल कैपेसिटी में, वो रजिस्टर्ड पर्सन के एंगल से ले ही नहीं रहा, उस रेंट को वो बिजनेस एक्सपेंस भी क्लेम नहीं करेगा, वो पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग क्लेम करेगा, अपने सेविंग अकाउंट से लेट्स सपोज पे करेगा, तो फिर उसको रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया इस एंगल से लिया जाए या उसने अदर कैपेसिटी में लिया है तो अनरजिस्टर्ड की कैपेसिटी में लिया है, ये समझा जाए। यस और नो? अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर अपना व्यू काफी शुरुआत में ही दे दिया था कि भाई साहब आप रजिस्टर्ड हो, इसका यह मतलब नहीं है कि आपने हर जो सप्लाई ली वो रजिस्टर्ड पर्सन की कैपेसिटी में ली। आप रजिस्टर्ड हो नो डाउट, बट अगर आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो तो मैं क्या बोलूं, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई लेने गया या आप फैमिली के साथ गए तो वो पर्सनल कैपेसिटी में है, पर्सनल कैपेसिटी में है। आपकी ठीक है दुकान है लेकिन आप अगर फैमिली के साथ डाइनिंग करने गए और आपने वहां पर रेस्टोरेंट वाले से सर्विस ली तो रेस्टोरेंट वाला क्या बोलेगा, मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी? आंसर इज नो, क्योंकि आपने उस कैपेसिटी में ली ही नहीं है। तो अकॉर्डिंगली जब तक आप अपनी फैमिली के लिए
ये सर्विस ले रहे हैं अपनी फैमिली के रहने के लिए, जिसका बिजनेस से कोई सरोकार नहीं है, वो आपके बिजनेस के P&L में नजर नहीं आएगी, तब तक ये इन द कैपेसिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होनी चाहिए। और अकॉर्डिंगली ये सप्लाई B2C सप्लाई समझी जानी चाहिए और एग्जेम्प्ट ही होनी चाहिए। और इनफैक्ट ये मामला इमीडिएट लिटिगेशन में गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कहा भी। उन्होंने कहा जी अगर कोई इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, ठीक है, बट रेजिडेंशियल टेकन बाय हिम, बट जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसने ली है वो पर्सनल यूज के लिए ली है, देन जीएसटी विल कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्टेड। कहने का मतलब अगर उसने पर्सनल पर्पस के लिए लिया है, भले ही वो रजिस्टर्ड है प्रोप्राइटरशिप फर्म में, बट पर्सनल कैपेसिटी में जो रेंटिंग करी है वो एग्जेम्प्ट ही रहेगी, बिकॉज उसको सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट बेटा, सिग्निफिकेंस समझ रहे हो। अमेंडमेंट आई थी और साथ ही केस पहुंच गया रिट पिटीशन के थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट के पास, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जी भाई साहब रजिस्टर्ड होगा वो प्रोप्राइटर, बट इसका मतलब ये नहीं है वो जो कुछ भी ले रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन की कैपेसिटी में ले रहा है। पर्सनल जो भी वो लेगा वो रजिस्टर्ड की कैपेसिटी में नहीं है, तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ में रेवेन्यू को ये डायरेक्ट किया कि भाई आप अपनी एग्जम्पशन में इस बात की क्लैरिटी दे दो कि अननेसेसरी आपके ऑफिसर असेसी को परेशान ना करे। एंड बेस्ड ऑन दिस जजमेंट बाद में बेटा इन्होंने इस अमेंडमेंट की एंट्री में एक एक्सप्लेनेशन डाली, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है जिसने अपने पर्सनल यूज ऑन हिज ओन अकाउंट के लिए सर्विस ली है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है रेंटिंग, ये नहीं माना जाएगा। सर वो एक्सप्लेनेशन तो दिख नहीं रही बेटा, वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसलिए नहीं बताई बिकॉज वो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी जो कट ऑफ डेट है अमेंडमेंट के लिए वो उसके बाद इंसर्ट की गई, ठीक है, बट हाईकोर्ट का डिसीजन ऑलरेडी था, उसके बेसिस पर इंसर्ट की गई। तो इसलिए आपको जो हाईकोर्ट का डिसीजन आपकी जो कट ऑफ डेट है ना अमेंडमेंट्स की उसके अंदर आ रखा है, तो आपको उसी के हिसाब से आंसर करना है। ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं नॉलेज के लिए कि एक्सप्लेनेशन भी ऐसी आ चुकी है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि रजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटर ने घर लिया और अपने रहने के लिए लिया पर्सनल कैपेसिटी में, तो इसको आप B2C सप्लाई जैसा ही बोलेंगे और ये अकॉर्डिंगली एग्जेम्प्ट ही रहेगा। आर यू ओके विद दिस? पक्का है? चलिए, तो ये टेबल आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हमारे पास ये एक लैंडलॉर्ड है, इसने अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो इसकी थी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ध्यान से सुनना बेटा, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, इसके पास एक आया एक्सिस बैंक, ठीक है बेटा, एक्सिस बैंक इसके पास आया और ये बोला कि जो ये आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो हमें दे दो, इसका ग्राउंड फ्लोर वो हमें दे दो, और हम यहां पर अपने बैंक की जो है वो ब्रांच जो है वो ओपन अप करना चाहते हैं, बैंक की ब्रांच जो है वो ओपन अप करना चाहते हैं, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड, अब लैंडलॉर्ड में भले ही आप अंकल समझ लो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड, या मुझे समझ लो जीएसटी में रजिस्टर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हम लैंडलॉर्ड के फोकस से बात ही नहीं करते। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सिस बैंक ने ली, और बेटा एक्सिस बैंक है आपका रजिस्टर्ड पर्सन। अब जरा ध्यान से जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, और आप इसे लिखना चाहें तो स्पेसिफिकली लिख भी लीजिएगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड से एक्सिस बैंक जो कि रजिस्टर्ड एंटिटी है, उसने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ली, किस लिए ली? अपनी ब्रांच वो यहां से रन करेगा। तो अब आप मुझे बताना, ध्यान से बताना, ये वाला काम एग्जेम्प्ट होगा या फिर नहीं होगा, ये वाला काम एग्जेम्प्ट होगा या फिर नहीं होगा। सुनिएगा, अब रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया है, लेकिन प्लीज आप ये मत कहना रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया है इसलिए एग्जाम नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, अगर बैंक ने ब्रांच रन करने के लिए ली है तो ये रेजिडेंस के पर्पस से ली है या कमर्शियल पर्पस से ली है? कमर्शियल पर्पस से ली है। और अगर कमर्शियल पर्पस से ली है तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, इस एंट्री को आपको रेफर ही नहीं करना है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये एंट्री तो सिर्फ कहां रेफर करनी है? जब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ली हो। आप गलती से भी बैंक ने अगर ब्रांच खोलने के लिए ली है तो
उसके आंसर में ये मत लिखाना कि पहले एग्जेम्प्ट था अब एग्जेम्प्ट नहीं है, ऐसा मत लिखाना। ये वाला काम कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं था, प्लीज ध्यान में रखिएगा। जो एंट्री थी उसमें एग्जम्पशन सिर्फ कब थी, जब रेजिडेंस के लिए कोई लेता था। अब उसमें से भी B2B बाहर कर दिया गया है। नीचे वाला काम तो कल भी एग्जेम्प्ट नहीं था, आज भी एग्जेम्प्ट नहीं है, एंट्री यहां पर पड़ी ही नहीं जाएगी। आर यू ओके विद दिस? ओके, चलो। तो अब ये एग्जम्पशन की यहां बात आती नहीं है क्योंकि कमर्शियल पर्पस है। जीएसटी पे होगा, यस। एंट्री आपने चेक ही नहीं करनी, एंट्री नंबर 12 का यहां कोई रोल नहीं है। एंट्री नंबर 12 इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल बिकॉज कमर्शियल पर्पस है। जीएसटी यहां जो है पेबल है। और अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन ये है, जो जीएसटी है ये पे किसको करना है? ये जीएसटी जो है ये पे किसको करना है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा जो आरसीएम वाली एंट्री इंट्रोड्यूस करी है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आरसीएम वाली एंट्री में उन्होंने क्या लिखा, जब भी कभी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी, और बेटा यहां इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी जाएगी या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए दी जाएगी, उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ। वैसे जब अमेंडमेंट आई थी ना तो सबने इसको लिंक करके पढ़ा था कि यहां से एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली और यहां आरसीएम क्रिएट कर दिया। लेकिन एक्चुअल में अगर हम लीगल वर्डिंग पर प्रॉपर इंफेसिस लें तो बेटा जहां तक आरसीएम की एंट्री की बात है, आरसीएम की एंट्री की लैंग्वेज अलग है। यहां पर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग पर्पस जिक्र ही नहीं किया गया। मतलब अगर वो रेजिडेंशियल पर्पस होगा तो भी, और अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए रेंटिंग की गई है तो भी, दोनों ही केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग की गई है, रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग की गई है तो फिर आरसीएम जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई है आपको? हां जी, कमर्शियल रेंटिंग वाज नेवर एग्जेम्प्ट, ये कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं था। रेजिडेंशियल पर्पस वाली रेंटिंग अर्लियर एग्जेम्प्ट पहले थी, बट नाउ जीएसटी पेबल। कमर्शियल वाली नेवर एग्जेम्प्ट, ऑलवेज जीएसटी पेबल। और प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, अब जहां तक आरसीएम वाली बात है तो आरसीएम दोनों ही केस में जाएगा। रेजिडेंशियल वाली जो आज एग्जेम्प्ट नहीं है उसमें भी जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन पर, और जो कमर्शियल वाली है उसमें भी जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन पर। तो अकॉर्डिंगली यहां पर जब आप बैंक को ये ब्रांच देंगे तो पहले जीएसटी पेबल था क्योंकि ये कभी एग्जेम्प्ट नहीं थी, बट पहले ये जीएसटी पेबल जो था वो लैंडलॉर्ड के एंड पर था। बट आज की डेट में ये वाला जो जीएसटी है ये अल्टीमेटली एक्सिस बैंक के ऊपर जो है, जो रजिस्टर्ड है, वो आरसीएम में एप्लीकेबल हो गया। आई होप माई पॉइंट इज वेल अंडरस्टूड बाय दिस स्पेशल इंटरप्रिटेशन। इसका बेस जो है वो बेस क्या है कि आरसीएम की एंट्री की लैंग्वेज अलग है। तो चलिए जी, इसके साथ हमारी आरसीएम का भी आपका सारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब लास्ट हमारा जो डिस्कशन बच जाता है वो सिर्फ एग्जम्पशंस का बच जाता है, तो हमारे लास्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।